कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इंडियन ज्योग्राफी से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही में 9th क्लास की एसएस की बुक से जो आपके ज्योग्राफी से आपके इंडियन ज्योग्राफी से जो प्रश्न बन सकते थे महत्वपूर्ण, उन्हें भी हमने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जहाँ पर बात आएगी भौगोलिक दृष्टि से मैप की सहायता से आपको समझाने की, आपको मैप की सहायता से भी समझा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो देखिए पहला प्रश्न आता है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस वर्ष सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था? सन देखिए, सन 2001, 2004, 1978, 1975। आपका जो राइट आंसर है वो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। जो मैं राइट आंसर बताऊंगा उसके बाद आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही गए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2004। अगला प्रश्न देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.6, 2.4, 2.3, 2.8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.4% भारत का क्षेत्रफल है विश्व में कुल। ठीक है। अगला देखिए, मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो मांजुली द्वीप आपका गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र या फिर हुगली। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित। अगर पूछ ले कि मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है तो असम में, और 35वां जिला असम का ये 2016 के अंदर इसको गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, सतलुज तथा व्यास नदी के बीच में दोआब क्षेत्र को क्या कहते हैं? रचना दोआब, बिष्ट दोआब, व्यास दोआब या फिर सिंधु सागर दोआब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिष्ट दोआब कहते हैं आपके सतलुज तथा व्यास नदी के मध्य के क्षेत्र को। तो देखिए अगला प्रश्न क्या आता है, विंध्याचल पर्वत समूह को सतपुड़ा पर्वत समूह से अलग करती है ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा या फिर मांडवी नदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी। चलिए इसको भौगोलिक दृष्टि से एक बार देख लेते हैं मैप के अंदर। तो देखिए आप ऊपर देख सकते हैं, सबसे पहले था आपका मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, फिर उसके नीचे आपके सतपुड़ा पर्वत, महादेव पहाड़ियाँ। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो नदी जा रही है जो कि अमरकंटक में जाती है वो है आपकी नर्मदा नदी, और इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत श्रेणी को अलग करती है आपकी ताप्ती नदी। तो ये थोड़ा सा मैप में भी आपको मैंने दिखा दिया है ताकि आपको याद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बेला द्वीप और खादर द्वीप स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए ना तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ना लक्षद्वीप समूह में है और ना ही महाराष्ट्र में, ये है आपके गुजरात में। चलिए इसे भी भौगोलिक दृष्टि से एक बार देख लेते हैं ताकि आपको यह हमेशा याद रहे कि बेला द्वीप और खादर द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये है आपका पश्चिमी तट, और इसे हम उत्तर से ही देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका कच्छ का रण, जिसे कच्छ का तट भी कहते हैं। इसी में आपके पश्चिम द्वीप, खादर द्वीप और बेला द्वीप भी स्थित है जो कि गुजरात में स्थित है। उसके बाद में आता है आपका काठियावाड़ तट, जिसे आप सौराष्ट्र तट भी कहते हैं। उसके बाद कोंकण तट, कन्नड़ तट, और फिर आपके आता है मालबार तट। ठीक है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि हमने भौगोलिक दृष्टि से देख ली है ताकि आपको याद रहे कि ये द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा गुजरात में स्थित है, पश्चिम द्वीप, खादर द्वीप और बेला द्वीप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, चिल्का झील स्थित है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर प्रायद्वीपीय। ये टाइप हो गया गलत। ठीक है। तो ऑप्शन 3 है हमारे पास, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। ठीक है। याद रखिएगा। अगला देखिए, कृष्ण नदी का मुहाना स्थित है कोरोमंडल तट, काकीनाडा का मैदान, कांडला बंदरगाह या फिर कोकण तट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका काकीनाडा का मैदान। जो उत्तरी सरकार तट आता है उसको दो भागों में बांटा जाता है, उत्कल का मैदान और काकीनाडा का मैदान। तो काकीनाडा के मैदान में ही आपकी कृष्ण नदी का मुहाना स्थित है। तो देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, अस्तमुंडी कयाल झील कहाँ स्थित है? प्रश्न पूछ सकता है अस्तमुंडी कयाल क्या है या फिर कहाँ स्थित है। तो कयाल का अर्थ होता है झील। ठीक है। ये दक्षिणी भारत में आपके कयाल को झील बोलते हैं। ठीक है। पूछ रहा है कन्नड़ तट, मालबार तट, उत्कल का मैदान या फिर कोरोमंडल तट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मालबार तट। इसको भौगोलिक दृष्टि से भी हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है आपका मालबार तट। मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है। तो देखिए ये आपका है पश्चिमी तट, और इसी में हम नीचे नीचे देखते हैं तो आपका आता है मालबार तट, और मालबार तट में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है पुन्नमद्दा कयाल और अस्तमुंडी कयाल जो कि झील हैं आपके। और राज्य की बात करी जाए तो आपके केरल राज्य में ये स्थित है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है मालबार तट के अंदर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा,
उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणी व पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सह्याद्री, हरिश्चंद्र, अन्नामलाई व सतमाल। सतमाल, हरिश्चंद्र, नीलगिरी, अन्नामलाई, महाबलेश्वर, अन्नामलाई, सह्याद्री, हरिश्चंद्र, अजंता, हरिश्चंद्र, नीलगिरी व अन्नामुंडी। तो दरअसल ये आपकी पश्चिमी घाट की कुछ पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां हैं। तो देखिए, इसका क्रम से याद होना आपको बहुत जरूरी है। पहला देखते हैं, सह्याद्री सही है, हरिश्चंद्र उसके बाद सही है, अन्नामलाई भी सही है, लेकिन सतमाल ये गलत हो जाता है लास्ट में, ठीक है। तो देखिए अगला, देखिए सतमाल सही है, हरिश्चंद्र सही है, नीलगिरी और अन्नामलाई। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसे भी एक और भौगोलिक दृष्टि से हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं आपके महाराष्ट्र के अंदर सह्याद्री पर्वत श्रेणियां, उसके बाद में आते हैं आपकी अजंता पर्वत श्रेणी, फिर सालेहर, फिर सतमाल की पहाड़ी आते हैं, फिर कलसुबाई आती है, फिर हरिश्चंद्र की पर्वत श्रेणी आती है, फिर महाबलेश्वर आता है, फिर केंद्रमुखी आती है आपकी, ठीक है। ये आपके कर्नाटक में है केंद्रमुख, ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी जो मैंने आपको पहले बताई वो सब महाराष्ट्र में थी। अब बात करते हैं आपके केरल के अंदर। जैसे कि आपके केरल के अंदर आते हैं आपके नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जिसकी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आपकी आती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जहाँ की सबसे ऊंची चोटी है आपकी वेरी हाईएस्ट दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, तो वो है अन्नामुंडी शिखर, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी इलायची की पहाड़ियाँ, जिसे कार्डनम की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ थी आपके पश्चिमी घाट की, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, गारो खासी जयंतियाँ स्थित है। देखिए ऑप्शन है असम, मेघालय, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेघालय में आपके स्थित है गारो खासी जयंतियाँ। तो चलिए इसे भी भौगोलिक दृष्टि से हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ जैसे कि डफला है, मिरी है, अबोर है और मिशमी है। इसके साथ ही में अरुणाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्रा है बोमडिल्ला दर्रा, और कांगतू पर्वत श्रेणी भी यहाँ पर स्थित है। नामचा बरवा भी यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 7756 मीटर है। दूसरा दर्रा जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में वो है डीफू दर्रा, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए असम के अंदर आती है आपके मिकिर की पहाड़ियाँ, और मेघालय में आप देख सकते हैं गारो खासी जयंतियाँ। उसके बाद में आपके नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में आते हैं आपके नागा हिल्स, ठीक है। पटकाई भूमि की बात करें तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में आपकी पटकाई भूमि की पर्वत श्रेणी स्थित है, जो कि म्यांमार तक फैली हुई है। साथ में मणिपुर की कुछ बातें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी, जैसे कि लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, चिनविन नदी जो कि मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, और इरावदी नदी जो कि म्यांमार में बहती है उसमें विलीन हो जाती है। साथ ही में मणिपुर की एक महत्वपूर्ण बात वो जो कि है कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मिजोरम की बात बस इतनी है कि इसमें मिजोरम की पहाड़, त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियाँ स्थित है। बस यही कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि हम ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, जो कि हमने अभी अभी देख लिया है, असम में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा या फिर मणिपुर में। तो अभी भी हमने देखा वो कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील भी यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है, निम्न में से गंगा की सहायक नदी है? यमुना, सोन, पूछ रहा है नहीं है, गंगा की सहायक नहीं है, यमुना, सोम, दामोदर या फिर जमुना। तो राइट आंसर इसका, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी आपके व्यास नदी। इसको हम एक बार भौगोलिक दृष्टि से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए ये आपका है टोटल सिंधु नदी तंत्र। अगर इसे आप पूरे डिटेल से समझाते हैं तो इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधु नदी, जो कि मानसरोवर झील, बोखुरचू, हिमनद से निकलती है। उसके बाद में अपने भारत के अंदर दमन चौक से प्रवेश करती है। उसके बाद में इसमें दो सहायक नदियाँ आती हैं, शौंक और जास्कर। उसके बाद में जो चिल्लास है दर्जिस्तान में, वहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में पाकिस्तान से सुलेमान पर्वत से इसके अंदर कुछ सहायक नदियाँ आती हैं, जैसे कुर्रम है, काबुल है, तोची और गोमल है। और आगे जाके जो चिनाब नदी है वो मिठनकोट पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी में मिल जाती है। लेकिन हम बात करने वाले हैं आपके सतलज नदी की। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी भी आपके राक्षस ताल, ठीक है, वहाँ से तिब्बत से निकलती है। उसके बाद में सिपकिल्ला दर्रे के द्वारा हमारे भारत में प्रवेश करती है। फिर आगे इसके ऊपर 3 परियोजनाएं है, जैसे कि नाथपा परियोजना है, कोल डैम है और भाखड़ा नागल परियोजना भी है, जो कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की सम्मिलित परियोजना है। गोविंद सागर इसी पर स्थित है। उसके बाद में हरिकेश बांध भी, जो ब्यास नदी आके इसमें मिलती है, वहीं पर आपके हरिकेश बांध है, और उसी से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है। तो हमें सिर्फ यही देखना था कि सतलज नदी, जो व्यास नदी है वो किसकी सहायक है? सतलज की सहायक है। बात कर जाए जो झेलम नदी है वो आपके चिनाब की सहायक है। उसी के साथ में रावी आपकी चिनाब की सहायक नदी है। रावी कहाँ से निकलती, चिनाब कहाँ से निकलती? तो चिनाब आपके 12 लाचा दर्रे से 2 ताराएं इस तौर पर निकलती है, एक चंद्र और एक भागा, जो कि केलांग ताड़ी के निकट मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। और भी इसके बारे में बहुत सारी डिटेल है, अगर आप चाहते हैं डिटेल से पढ़ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न आता है हमारा, अजंता पर्वत श्रेणी स्थित है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो अजंता पर्वत श्रेणी को हम थोड़ी देर पहले भी देख चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। इसे भी एक बार दोबारा हम भौगोलिक दृष्टि से देख लेते हैं ताकि वो आपको कन्फर्म याद हो जाए। तो देखिए ये आपका महाराष्ट्र के अंदर जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ और चौकियाँ हैं वो आपको ध्यान में रखनी, जैसे सह्याद्री पर्वत श्रेणी, अजंता श्रेणी, सालेहर, सतमाल की पहाड़ियाँ, कलसुबाई और हरिश्चंद्र, और साथ ही में एक और है महाबलेश्वर। ये आपके महाराष्ट्र की कुछ पर्वत श्रेणियाँ और पर्वत चोटियाँ थी महत्वपूर्ण, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। पुनः बता दूं, कर्नाटक में केंद्रमुखी है, और केरल के अंदर आपके नीलगिरी की पहाड़ियाँ जिसकी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुंडी जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। जो आपकी इलायची की पहाड़ी है वो भी आपके केरल में दक्षिण में स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों को डिटेल से मैप की सहायता से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जहाँ आप पढ़ सकते हैं हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियाँ, दर्रे और महत्वपूर्ण स्थानों को, वो भी विद मैप के साथ में कैसे आपको बनानी है एक एक चीज़, वो सब मैं आपको मैप की सहायता से समझा सकता हूँ। साथ ही में जो कि आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हिमालय, उसे भी हम डिटेल से मैप की सहायता से समझ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर। चलिए अगला प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके लिए है कि लेप्चा जनजाति का निवास यानी निवास कहाँ करती है, असम, मेघालय, सिक्किम या फिर नेपाल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप सभी चाहते हैं कि मैप की सहायता से डिटेल से ज्योग्राफी को पढ़ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसकी फुल क्लास लेकर हम बहुत जल्द आ जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।